आज का जो टॉपिक है, हम आज जो प्लान है वो है वन शॉट का। ठीक है, वन शॉट मतलब सीधा से ये कि आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन मैं पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारे पास टॉपिक है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन तो एक अलग चीज़ होगी, वो बाद में देखेंगे, बट जो स्टार्टिंग हमारे पास है वो क्या है, रिलेशन होता क्या है। देखिए, जब बात रिलेशन की आती है तो रिलेशन का मतलब हो गया कि कम से कम दो चीज़ों के बीच में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन का मतलब ये हो गया कि रिलेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। तो ये रिलेशन ये किसी ना किसी चीज़ से कहीं ना कहीं बंधे होते हैं। ठीक है, तो जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ में एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं तो उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं क्या, रिलेशन। जैसे एक हम लोग एक इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन क्या है, रिलेशन का टॉपिक हमारे पास है। इक्वेशन हो गई x = y + 3। ठीक है, सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है x = y + 3। अब इसमें अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है, x y पर डिपेंड कर रहा है। अगर इसी को हम लिख लें या तो y = x + 3, तो हम कहेंगे y जो है अब वो हमारा x पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक दूसरे पर x और y, अगर x को हम लोग मान लेते हैं कि जो है ना x मान लिया हमारे पास हस्बैंड हो गए, तो y हमारे पास कौन हो गया, वाइफ हो गई। तो क्या है, नो डाउट हस्बैंड वाइफ पे डिपेंड करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कमा के ला रहा है तो घर में वाइफ पूरा घर संभाल रही है, आते ही उसको खाना मिलना, चाय नाश्ता मिलना, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। और अगर इधर देखें तो वाई हमारे पास वाइफ और एक्स हस्बैंड है, तो क्या हो गया, वाई भी एक्स पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर हस्बैंड कमा के लाएगा तो वाइफ खाएगी कहाँ से, वो ला घर में कुछ कर ले। घर की जो व्यवस्थाएं बनी हैं वो भी तो डिपेंड करें ना किसी के ऊपर। तो इस तरीके से दो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, और जब दो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती है तभी कहा जाता है कि एक उनके बीच में रिलेशन बना हुआ है। तो एक ऐसा कंसेप्ट कि जिसमें दो वेरिएबल इंक्लूड हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। थोड़ा सा हम लोग इसको और हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो क्या होता है। अगर हम देखें तो पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करते हैं तो रिलेशन हमारे पास क्या, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई कि रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा जो है वो सबसेट है किसका, कुछ एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं किससे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। दो सेट्स हैं, उन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट निकाले, और जो कुछ एलिमेंट निकालते हैं वो एलिमेंट जब एक सेट तैयार करता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये सेट क्या है, एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मान लेते हैं ए हमारे पास एक सेट है 1 2 मान लेते हैं, और बी हमारे पास एक रिलेशन है, या इसको एक और बढ़ा लेते 3 कर लेते हैं। बी हमारे पास एक रिलेशन है जो आ रहा है 2 3 और 4 आ रहा है। हमने ए क्रॉस बी निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ए और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ये, ठीक है, ये सिंपल ए क्रॉस बी हो गया। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई का रिलेशन क्या मिलेगा, ये आपका हो गया 1 2 आएगा, फिर आएगा 1 3 आ जाएगा, फिर 1 4 आ जाएगा। ऐसे अगर हम लोग 2 से करें तो 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। 3 से करते हैं तो 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, और 3 4 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमको मिला कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें, अगर हम बोले कि ये रिलेशन है कहीं आपस में, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है इसमें। रिलेशन का मतलब होता है किसी नियम पर चलना। फैमिली में रिलेशंस होते हैं, फैमिली दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में रिलेशन है फ्रेंडशिप का, तो कहीं ना कहीं वो लोग किसी एक थीम पे काम कर रहे होते हैं। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि नॉर्थ की दोस्ती साउथ से हो गई हो, ऐसा कभी नहीं होता। नॉर्थ की दोस्ती नॉर्थ से ही होगी, मतलब जो एक थीम रखने वाले लोग होते हैं नॉर्थ की दोस्ती उन्हीं में ही होती है। बाकी लोगों में मित्रता होती है, कुछ समय चलेगी उसके बाद बैक हो जाएगी, क्योंकि एक उत्तर है दूसरा दक्षिण है, तो पॉसिबल नहीं है कि मित्रता हो जाए। अब
अब इसमें अगर हम लोग रिलेशन की बात करें, कई सारे रिलेशन यहाँ दिख रहे हैं हमको। रिलेशन कैसे दिख रहे हैं देखिएगा, अगर हम लेते हैं 1 2, तो पहला रिलेशन आपस 1 2 हो गया। अगर इसको रिलेशन मानते थे, मान लें ये रिलेशन का पहला एलिमेंट है 1 2, तो हमारे पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा 2 3 और तीसरा आ जाएगा 3 4। ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। अगर हम इस 1 2 के साथ में अगर इसमें हम लोग एक एलिमेंट और डाल दें, वो हो जाएगा आपका कितना 1 3 हो जाएगा, तो ये रिलेशन नहीं रह गया। तब ये रिलेशन नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया रिलेशन? क्योंकि अगर इसमें हम देखें, हम अगर इसकी थीम पर ध्यान दें तो हम एक कंडीशन लेते हैं y = x+1। अगर हम y = x+1 मानते हैं तो इस कोऑर्डिनेट को अगर फॉलो करें तो x = 1 हो गया। अब देखिएगा x = आप 1 पुट करोगे तो y = अपने आप 2 आगे देखिएगा 2 आ रहा है। अगर आप x = 2 पुट करोगे इस इक्वेशन में x = 2 पुट करोगे तो 2 + 1 मतलब y = 3 मिल रहा है। देखिएगा 3 मिल रहा है। अगर आप x = 3 पुट कर रहे हो उसी में तो 3 + 1 यहाँ पर 3 पुट करोगे 3 + 1 अगर आएगा तो कितना हो गया? ये आपका हो गया y = 4 हो गया। देखिए 3 आ रहा है तो 4 भी आ रहा है। क्या इस पूरी कंडीशन में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम वॉच करें तो 1 3 कहां पर सेटिस्फाई करेगा? वो थीम को, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब 1 3 अगर इस हिस्से में आ गया तो वो रिलेशन नहीं रह जाएगा। रिलेशन का मतलब हो गया कि दो वेरिएबल जब एक दूसरे के अकॉर्डिंग किसी कंडीशन से जुड़े होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे एक रिलेशन बनाया होगा। अब ऐसे अगर हम अब इसको हटा देते हैं, यहां से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसको यहां से हटा दें, अब देखिएगा दूसरा रिलेशन दिखाता हूं आपको। एक रिलेशन ले लेते हैं 1 3। अगर 1 3 लेते हैं तो दूसरा 2 4 आएगा और तीसरा जो है वो 3 5 होना चाहिए, लेकिन 3 5 यहाँ कहीं है नहीं तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। केवल इस रिलेशन को देखो आप, जब आप इस रूल को फॉलो करोगे तो यहां से कंडीशन बन रही है y = x+2। आप देखिएगा x = 1 पुट कीजिए, x = 1 पुट करेंगे 1 + 2 = 3 आ गया। देखिएगा 1 = 3 आ रहा है। आप x = 2 पुट करोगे तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 + 2 = 4, देखिएगा 4 आ रहा है आपके पास। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये रिलेशन नहीं शो करेगा। इसके अंदर कुछ एलिमेंट निकालेंगे जो पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। एक कंडीशन दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है? तो जो भी कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रही है, जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, वो कहलाएंगे रिलेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो रिलेशन कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है? अब रिलेशन नॉर्मली हमारे पास होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है? नॉर्मली 3 प्रकार रिलेशन हमारे पास है। पहला रिलेशन हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है? दूसरा रिलेशन हमारे पास होता है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा हमारे पास होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। 3 प्रकार के रिलेशन हमारे पास होते हैं जिन देखते हैं और जो कि हमारे पास बोर्ड में आते हैं, जिनका यूज हम लोग बोर्ड में करते हैं, ठीक है? वो क्या होता है उसको सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द रिलेशन। मैंने आपको 3 बताए थे बट 4 होते हैं। 3 तो जो बताए थे वो होते ही होते हैं। चौथा भी होता है जब जो कंडीशन इन तीनों को फॉलो करेगी, कि वो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, और तो उस प्रकार के रिलेशन हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन हमारे पास नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा होता है, पहला वो होता है रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब हो गया, देखिए कि वर्ड अपने आप में डिफरेंट वर्ड है और मैं कहता हूं कंप्लीट वर्ड है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव मतलब ये वर्ड जो आया है वो आया है रिफ्लेक्शन से, ठीक है? हर कंडीशन में हमारे पास 2 चीजें होंगी। क्या क्या होंगी? एक हमारे पास होगी इमेज, एक हमारे पास होगी प्री इमेज, अकॉर्डिंग टू द बुक, इमेज और प्री इमेज। थोड़ा सा हम कंसेप्ट को चेंज करते हैं। एक हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट, एक होती है इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज से समझने में इजी होता है, आपको पता है फिजिक्स में पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ते हो फिजिक्स में, तो काफी इजी हो जाता है समझने के लिए। तो हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होती है ऑब्जेक्ट और एक होती है इमेज। हर कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट होगा, एक इमेज होगी। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव वर्ड आता है रिफ्लेक्शन से, जो ऑब्जेक्ट हो वही इमेज हो तो कहेंगे रिफ्लेक्शन है। शीशे के सामने अगर हम खड़े होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने शीशे के सामने खड़े होने पर खुद को ना पाया हो, किसी
चुड़ैल को, किसी भूत को, सुअर को, कुत्ते को पाया हो? मतलब कोई है ऐसा? आई थिंक नो, कोई नहीं होता। मतलब सामने अगर शीशे के मैं खड़ा हूँ तो मेरी ही इमेज मिलेगी। कहने का मतलब ये है हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y होते हैं, जिसमें ये जो होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है और ये जो होता है वो इमेज कहलाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक इमेज होता है। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो क्या करेगा? जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कैसे हो जाए? बराबर हो जाए, सेम हो जाए। मतलब कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट अगर x है तो इमेज भी x आनी चाहिए। जब इस प्रकार का एलिमेंट हमको मिलेगा तो हम कहते हैं कि केस हमारा कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। बात समझ आ गई? तब केस कहता है ये रिफ्लेक्सिव है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी सेट में 1 1 है, 2 2 है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वही इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है वही इमेज है, अगर ये दोनों की दोनों मौजूद होती हैं तो हम कहते हैं कि इस प्रकार की जो हमारे पास रिलेशन होता है वो कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट है। तो इतना क्लियर हो गया व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव। ठीक, दूसरा कंटेंट हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक आता है, वो आता है सिमेट्रिक का। देखिए सिमेट्रिक वर्ड भी अपने आप में आई थिंक एक कंप्लीट वर्ड है। कंप्लीट वर्ड का मतलब हो गया सिमेट्रिक 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे, 10th में सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में। ठीक है, या सिमेट्रिसिटी के बारे में हम लोग और उससे पहले पढ़ते आते हैं, 6 7 से उसमें दिखाते हैं। कहते हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, बताओ इसकी कितनी सिमेट्रिक लाइंस होंगी? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी कितनी सिमेट्रिक लाइंस होंगी? कितनी होती हैं? 3 होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की 1 होती है। मैंने आई थिंक आइसोसेलेस पूछा था ना? हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक सिमेट्रिक लाइन होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर मान लीजिए आइसोसेलेस है सपोज, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर जो होगा, जो इस लाइन को इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा, तो ये लाइन सिमेट्रिक लाइन। इसको सिमेट्रिक क्यों बोला गया? क्योंकि अगर यहां से हम इसको उठा के यूं पूरा पूरा फोल्ड करेंगे तो पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएगा। हम बता नहीं पाएंगे कि ये पहले वाला सही था या अब वाला सही है। ठीक है, मतलब अगर हम उसको इधर उधर ट्रांसफर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिमेट्रिक का केस हमारे पास होता है। तो वही चीज हमारे पास यहां पर आती है कि अगर किसी कंडीशन में x, y कोई रिलेशन मौजूद है, अगर x, y किसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x, y बिलोंग्स टू एनी रिलेशन, जो भी वो क्वेश्चन में बोल रहा होगा, और ये तो है, लेकिन इसके साथ में दूसरा केस ये कहता है कि अगर हमारे पास y, x भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों केस हमारे पास आ रहे हैं। मतलब x, y अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो y, x भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। एज एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर हम देखें 1, 2 अगर किसी सेट में मौजूद है, किसी रिलेशन में 1, 2 अगर मौजूद है, तो वहां पर 2, 1 को भी मौजूद होना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो वो आपका सिमेट्रिक है, और अगर नहीं आती नहीं। मतलब मान लेते हैं आपको कुछ सेट है, 1, 2 है, 2, 1 है, ठीक है, 3, 4 है, 4, 3 है, और मान लिया 2, 3 है। अब अगर आपसे कहा जाए बताइए सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो मैं कहूंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 तो है, 3, 4 है, 4, 3 भी है, लेकिन यहां पर 2, 3 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? 3, 2 होना चाहिए था यहाँ पर। अगर 3, 2 आएगा इसके अंदर तो होगा, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक समझ में आ गया क्या होता है। अगला कंसेप्ट में पता था ट्रांजिटिव का। ये थोड़ा सा केस थोड़ा सा अलग है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव का जो केस हमारे पास है ये थोड़ा सा केस अलग है हमारे पास। ट्रांजिटिव का कंसेप्ट कहता है, यूं समझ लेते हैं कि इसका केस बोलता है म्यूचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब कंडीशन या जो भी रिलेशंस होते हैं वो जब म्यूचुअली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। म्यूचुअली का मतलब क्या हो गया, मान लिया मैं मेरे बेटे पे डिपेंड कर रहा हूं और मेरा बेटा मेरी वाइफ पे डिपेंड कर रहा है, तो नो डाउट मुझे वाइफ पे डिपेंड करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मैं बेटे पे डिपेंड कर रहा हूं, मतलब बेटा मुझे खाने को देगा तो मैं खाऊंगा, ठीक है, और मेरा बेटा मेरी वाइफ मतलब अपनी माँ पे डिपेंड कर रहा है, माँ खाने को देगी तो वो खाएगा, तो जब माँ उसको देगी खाने की तभी तो मुझे देगा खाने का। इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट बोलो इनडायरेक्ट बोलो, मैं
अपनी वाइफ पर डिपेंड कर रहा हूं, मेरा रिलेशन वाइफ से मिला। तो जब इस प्रकार का केस आता है तो हम लोग कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, एग्जाम अच्छा एग्जाम में एक चीज़ और है कि यार कुछ भी हो, जब देखो कोई एग्जाम्पल मिलता है वो हस्बैंड वाइफ का ही मिलता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा कारण है, जब शादी होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। एक हस्बैंड हमेशा परेशान रहता क्यों रहता है ये वक्त बताएगा। तो देखो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है कि अगर एक्स वाई में रिलेशन है और यही चीज वाई जेड में एक रिलेशन है, गौर कीजिएगा, एक्स वाई है तो यही वाई यहां पर आ रहा है, ये दोनों सेम होने चाहिए हमेशा। तो ऐसे केस में जो रिलेशन आता है वो अगर एक्स जेड से रिलेट होगा, एक्स और वाई, थोड़ा सा इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिख लूं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और दूसरा केस कहता है कि यहां से हम देखें वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। दो केस हो गए, एक्स वाई पर बिलोंग, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है तो वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा केस ये कहता है कि x को z पर डिपेंड करना पड़ेगा। अगर x, अब देखो y और y यहां बराबर है, तो यहां पर अगर ये y और ये y अगर हमें सेम होंगे तो x को z से रिलेट कराना पड़ेगा। अगर x z पर डिपेंड कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो हमारा ट्रांजिटिव है, नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। और जब ये तीनों के तीनों रूल फॉलो हो जाते हैं, जब ये तीनों के तीनों रूल फॉलो हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन बनता है कौन सा, इक्विवेलेंस रिलेशन। स्पेलिंग में स्पेलिंग देखा ना, गड़बड़ हो सकती है, बड़ी चीज नहीं, ठीक है। तब वो आएगा, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी आता है और सिमेट्रिक भी आता है और इसमें हमारे पास ट्रांजिटिव भी आता है। जब ये तीनों के तीनों यार सेटिस्फाई कर जाएंगे तो हम लोग कहते हैं कि रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इतना समझ में आ गया। यहां पर हमारे पास कंसेप्ट खत्म हो जाता है रिलेशन। ठीक है, कोई क्वेरी? कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x, y, z के वो ना हो अगर x, z होना चाहिए। x, y अगर है और y, z नहीं है, हाँ, तो भी x ट्रांजिटिव होता है रिलेशन। अच्छा, मतलब ये है और ये है, हाँ, तो होगा, हाँ, तो भी है। पॉसिबल नहीं बेटा, एनसीईआरटी में ये है पॉसिबल नहीं। वो रूल कुछ अलग होते होंगे, वो कंडीशन कुछ अलग होगी जिसमें उसमें ऐसा बोला होगा। अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके पास एक्स वाई तो हो, वाई जेड हो, वाई जेड ना हो और एक्स जेड हो जाए, कंडीशन नहीं कहती है। सर अगर सिर्फ एक्स वाई होगा तो केवल ये हो, ना ये हो ना ये हो, पर तो बातें खत्म हो गई, फिर तो वो रिलेशन ही नहीं है। क्योंकि केवल एक्स वाई होगा तो ये होने से रहा, एक्स वाई के साथ वाई एक्स नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और एक्स वाई के साथ एक्स एक्स या वाई वाई नहीं है तो भी नहीं होगा, कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। तो ठीक है, तो नाउ क्लियर व्हाट इज। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास एक क्वेश्चन आता है, आई थिंक व्हेन यू विल सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन और द बिफोर लास्ट क्वेश्चन, कंडीशन इज गिवन फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट 1 and 4 कुछ करके दिया हुआ है। तो है कुछ नहीं, बहुत आसान खेल है, देखिएगा। जब उसमें आपको, जब वो आपसे कहेगा, हो सकता है 12th में ना होता, 11th में हो, रिलेशन में कहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास रेंज आ रही होंगी वो सब उसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाती है। जैसे मान लिया आपने कोई प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, 1 2 1 3 1 4 1 5 हो गया। अब वो कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो 1 के साथ कौन कौन रिलेट है, 2 3 और 4 5, तो 2 3 4 5 क्या हो गए, वो इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे। दिस इज द कंसेप्ट। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, चलिए ये आपका हो गया रिलेशन। अब बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा है, मतलब वर्किंग है फंक्शन। तो कितना टिपिकल नहीं, बहुत आसान फंक्शन है। देखो होता कि हम सब फंक्शन करते हैं, हम सब फंक्शन करते हैं ना, कोई दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो फंक्शन ना करता हो। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, आपके घर वाले करते हैं, मेरे घर वाले, दोस्त मित्र सब करते हैं। ठीक है, बट उसके भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं।
एक्चुअली फंक्शन होता क्या, व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स. Function is the relation between the two variables in which on the one variable in which for each and every value or of one variable, each and every value of one variable, the another variable has only unique value or finite value. Then the second variable means another variable जिसको मैंने बोला, that is called the function. मतलब x और y, सपोज हम दो वेरिएबल ले रहे हैं x और y. x और y में दो एलिमेंट हो गए, x और y हो गए, उसमें y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है. x की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए. यूनिक का मतलब सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए. बात समझ नहीं आ रही है? और फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो जब ये दो केस फॉलो होते हैं, ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ x y हैज ओनली यूनिक वैल्यू एंड द फाइनाइट वैल्यू, देन वी से दैट, तब हम कहते हैं कि वो जो वेरिएबल y है वो x का एक फंक्शन है. इतना समझ में आ गया चित्र सब लोगों को क्या फंक्शन होता है? फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन विच बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y. ऐसे लेते हैं तो इजी हो जाए समझाने में. Function is the relation between the two variables x and y in which for each and every value of x the value of y should be unique and finite. Then y is called what? Function on x, that is function on x. It is clear now? देखिएगा, देखते हैं फंक्शन क्या है, कैसे हम लोग वर्किंग करते हैं फंक्शन में. तो मैंने जैसे आपको बताया कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3, यही पहले एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने. y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये एक इक्वेशन हमारे पास है. ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम गौर करें, x की वैल्यू को हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन, ये फंक्शन टॉपिक आता है. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रखें तो y इक्वल टू 4 मिलेगा. x की वैल्यू को 2 रखें तो 5 मिलेगा, 3 रखें तो 6 मिलेगा, 7 रखें तो 10 मिल जाएगा. ये तो मिलेगा. मतलब हम देख रहे हैं कि x की एक वैल्यू रखने पर y की एक ही वैल्यू मिली हमको, दो वैल्यू नहीं मिली. समझ में आया? x की एक वैल्यू रखने पर y की एक ही वैल्यू मिलती है, दो वैल्यू नहीं मिलती हम लोगों को. बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो इस प्रकार की जो रिलेशन होते हैं उसमें y क्या कहलाता है? x का एक फंक्शन कहलाता है. समझ में आ गया? अब अगर हम लोग देखो दो कंडीशन हो गए, एक हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x. देखिए दो रिलेशन हो गए, एक हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x. बोथ आर लुकिंग सिमिलर, सेम लग रहे हैं, बोथ आर द पैराबोलास, है ना. अब देखिएगा इस इक्वेशन में इसी कुछ डिफरेंस करना है. इसमें अगर हम लोग x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 1 मिलता है, x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 मिलती है. 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, -2 रखेंगे तो भी 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, -3 रखेंगे तो भी 9 ही मिलेगा. अब यहाँ तो गड़बड़ हो गया. मैंने तो कहा था x की वैल्यू 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ भी एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू तो आ रही है भाई. x इक्वल टू 1 रखा तो केवल 1 ही तो मिला ना, x इक्वल टू -1 रखा तो भी 1 ही मिला. ऐसा तो नहीं हुआ ना कि x की वैल्यू को 1 रखने पर 1 और -1 मिल गया. नहीं, x की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू एक ही आनी चाहिए, भले वो रिपीट कर रही है उससे मतलब नहीं है. इससे कोई मतलब नहीं कि रिपीट कर रही नहीं कर रही है. x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ये हमारा कंसेप्ट कहता है. बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद अब अगर इसको देखें, अब यहां पर अगर देखें तो अगर हम लोग यहां पर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमको y इक्वल टू कितना मिलेगा? +-1 मिल जाएगा. देखिएगा y स्क्वायर इक्वल टू x है कि नहीं है? y स्क्वायर इक्वल टू x हमारे पास है. अब हम लोगों ने अगर x की जगह 1 रखा तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू √1 हो गया. √1 की वैल्यू +-1 आई नहीं है. Yes or no? And for each and every value, we will get always two values. आप 2 पुट करोगे तो +-√2 आएगी, 3 पुट करोगे +-√3 आएगी, 4 पुट करोगे तो +-2 आएगा, 9 पुट करोगे +-3 आएगा. हर एक वैल्यू के लिए आपको y की दो वैल्यूज मिल रही हैं. सो दिस इक्वेशन इज नॉट कॉल्ड द फंक्शन. सो ये एक छोटा सा डिफरेंस हमारे पास है. फंक्शन है किसमें? रिलेशन में. रिलेशन में हर एक कंडीशन रिलेट होती है.
रिलेशन ये भी एक रिलेशन, ये भी है, और ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन, दोनों रिलेशन है। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होगा, फंक्शन में हल्का सा कंसेप्ट चेंज होता है। इतना समझ में आ गया? अभी हमारे पास 4 पार्ट फंक्शन के और बचते हैं। फंक्शन 4 प्रकार के हमारे पास होते हैं। एक होता है 1-1 फंक्शन, एक होता है 1-1 ऑन टू फंक्शन, एक होता है 1-1 इनटू फंक्शन, 6 होते हैं। एक होता है मैनी वन फंक्शन, फिर एक होता है मैनी वन इनटू फंक्शन, एक होता है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नाउ लेट अस सी व्हाट इज द 1-1 फंक्शन और व्हाट इज द मैनी वन फंक्शन। सो देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द 1-1 एंड द मैनी वन। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे भी, एक ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं फिलहाल तो उसको डायग्राम के थ्रू क्लियर करता हूं। ऐसे लेते, ठीक है, ये मान लिया x हो गया, ये मान लिया y हो गया। कोई कोऑर्डिनेट हमारे पास x, y हमारे पास है। एक इक्वेशन लेते हैं y = x + 1 मान लिया। अब इसमें x = 1 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, है ना? अगर x = 1 रखेंगे तो y = 2 मिलेगा। x = 2 रखेंगे, y = 3 मिलेगा, 3 रखेंगे 4 मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा, 4 रखेंगे 5 मिलेगा। तो क्या हो रहा है? x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू तो मिल रही है कि नहीं है? यही हो कह लो कि y की एक वैल्यू के लिए x की एक ही वैल्यू यूज हो रही है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? हर एक एलिमेंट का रिलेशन एक ही एलिमेंट से है, दूसरे एलिमेंट से नहीं है। इतना क्लियर हो गया? तो जब इस प्रकार का केस आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। देखिएगा यहां पे सब 1 ही है, यहां 1-1 तो सब 1-1 केस हो रहा है, इसीलिए लोग उसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन बोलते हैं। इतना क्लियर? दूसरा जो कंसेप्ट हमारे पास आता है, इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशन हो गया आपका 1-1 का, ये हो गया आपका 1-1 का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन लेते हैं y = x² + 1। यही हमने क्वेश्चन ले ली। अब अगर इसके लेकर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लें ऐसे, तो देखिएगा ये है x और ये है y। अब अगर इसमें x = 1 पुट करोगे तो y = 2 मिलेगा, और x = -1 रखोगे तो भी y = 2 मिलेगा। ये सुनो, अगर x = 3 रखोगे, x = 2 रखोगे तो भी आपको 5 मिलेगा, x = -2 रखोगे तो भी 5 मिलेगा। इन द बोथ केसेस यू विल गेट द रिजल्ट क्या? हर मींस y की जो वैल्यूज आ रही है वो 2 वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आ रही है। तो यहां पर केस 1-1 नहीं हुआ। देखिएगा 1 की वैल्यू भी 2 आ रही है और -1 की वैल्यू 2 आ रही है। अगर हम इसको 2 को 1 ही कर दें ऐसे, और अगर यहां पर इस 2 को हम लोग केवल ऐसे कर दें 5 से, तो क्या हो गया? देखिए ये हो गया। एक से अधिक अगर कुछ होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मैनी। जब एक से अधिक होता तो हम लोग बोलते हैं मैनी। ये सुनो, और फिर क्या? लेकिन एक से अधिक तो ये केस हो गया मैनी का, ये केस हो गया मैनी का, और ये केस किसका हो गया? मैनी का रिजल्ट 1 पे आ रहा है, एक ही रिजल्ट मिल रहा है। तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड मैनी वन रिलेशन। तो ये होता है 1-1 रिलेशन और ये होता है हम लोगों का मैनी वन रिलेशन। इतना समझ में आ गया? ये 2 प्रकार के कंसेप्ट हमारे पास होते हैं। अभी इसमें हमारे पास 2 प्रकार के कंसेप्ट और होंगे, ठीक है? एक बार किसी एक वीडियो का 1000 रुपये हमारे पास आ जाए बस, फिर उसके बाद फोन में फिर तो जान लग जाएगी इसमें। क्या बताया था? तो इसके आगे हमारे पास आता है 1-1 ऑन टू, 1-1 इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू। लेकिन ऑन टू और इनटू पढ़ने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये रेंज और डोमेन क्या होता है। रेंज भी पता होगा आपको, डोमेन पता होगा, लेकिन रेंज और डोमेन के अलावा हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो ये क्योंकि कोडोमेन और डोमेन और रेंज में जब डिफरेंस मालूम पड़ेगा ना, तो ये 1-1 ऑन टू का कंसेप्ट थोड़ा सा इजी से समझ में आएगा, ठीक है? देखिएगा वो छोटी सी चीजें इतनी को टिपिकल नहीं है। मान लेते हैं कि हमारे पास x एक सेट है, x एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है? y हमारे पास एक सेट है जो कि हमारे पास कितना 1 2 3 4 5 6, मान लिया ऐसे हमारे पास है, ठीक? अब क्या है, अब हम लोग देखेंगे इस पर रिलेशन तैयार करते हैं। जब हम लोग x क्रॉस y पर रिलेशन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो वर्किंग क्या आएगी? y = x + 1 ले लिया हम लोगों ने, सपोज y = x + 1 ले लिया, ठीक है? अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कंडीशन क्या आती है? एक हम लोग डायग्राम तैयार करते हैं। ये हमारे पास हो गया x और ये हमारे पास हो गया y, ठीक है?
फिगर हो गया। अब अगर हम लोग यहां से देखेंगे रिलेशन एक्स और वाई का है तो नो डाउट एक्स क्या होगा, डोमेन होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन देते हैं, मान लिया 1,2 है, 2,3 है और 2,5 मान लिया ऐसे है हमारे पास, तो इसमें जो पहला जो एलिमेंट होगा 1, 2 और 2 ये क्या कहलाएगा, ये डोमेन कहलाएगा, ये डोमेन कहलाएगा। डोमेन कितना हो गया, 1 और 2 हो गया। अब अगर रेंज की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो बाद के एलिमेंट हैं वो रेंज कहलाएंगे, मतलब 1, 3 और 5 ये हमारे पास रेंज हो गया। 2, 3 हाँ 2, 3, 5 सॉरी, दिस इज 2, 3, 5 ठीक है, ये 2, 3, 5 वापस रेंज हो गया। तो ये डोमेन हो गया, रेंज हो गया, तो क्लियर हो गया डोमेन और रेंज क्या क्या होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या होता है, अब देखिएगा ये रेंज जो है ये किसको बिलोंग करता है, वाई को बिलोंग करता है, और ये डोमेन जो है किसको बिलोंग करता है, ये एक्स को बिलोंग करता है। और जो कोडोमेन होता है, जो कोडोमेन हमारे पास होता है दैट इज प्रॉपर सबसेट टू द वाई। कोडोमेन जो होता है वो वाई होता है, या यूं कह लो कि कोडोमेन जो होता है ये डालो सीधे कह दो, कोडोमेन का मतलब वाई। ये जो हमारे पास वाई सेट है ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन। इसका हर एक एलिमेंट कोडोमेन में आ जाएगा। अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करें, अगर इस रिलेशन के 1, 2, 2, 3 और 2, 5 के अकॉर्डिंग बात करें तो रेंज हो गया, डोमेन हो गया 1, 2, डोमेन हो गया 1, 2, रेंज हो गया 2, 3, 5 और कोडोमेन क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारा मतलब जो वाई हमारा जो सेट होता है ए क्रॉस बी में ए और बी हो गया, तो ए क्रॉस बी में बी बाद में आता है, ए पहले आता है, तो जो बाद वाला है वो क्या कहलाएगा, रेंज। उसी से रेंज निकलती है, पहले वाले से हमेशा डोमेन निकलेगी, बाद वाले से रेंज निकलेगी। रेंज जो आता है वो रिलेशन में आता है, लेकिन जो कोडोमेन होता है उसका रिलेशन से कोई मतलब नहीं होता। उस जो सेकंड जो सेट हमारे पास है ए क्रॉस बी में बी, ठीक है, एक्स क्रॉस वाई में वाई, तो जो सेकंड होता है, सेकंड जो पूरा पूरा सेट होता है दैट कंप्लीट सेट इज कॉल्ड द कोडोमेन। बात समझ आ गई। अब वही खेल यहां पर भी है। अगर हमने एक रिलेशन लिया y इक्वल टू x+1 लिया तो गौर कीजिएगा यहां पर हम पूरे x लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और यहां पर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा। अगर x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं यहां पर तो 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 का रिलेशन 2 से हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो 2 + 1 = 3 आ गया, 2 3 से रिलेट हो गया, और 3 रखेंगे तो 3 + 1 = 4 हो गया, ये 4 हो गया। अगर 4 रखेंगे तो 4 + 1 = 5 हो गया, तो ये आपको 5 हो गया। तो ये क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और कोई x में क्या है, रिजल्ट है ही नहीं, x में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं मेरे पास। अब जब कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं बच रहा है तो ये क्या, ये जो वर्किंग है पूरी होगी। अब इस पूरी वर्किंग में हम लोग देखेंगे डोमेन क्या है, डोमेन क्या कहलाएगा 1, 2, 3, 4 ये डोमेन कहलाएगा। रेंज क्या कहलाएगा 2, 3, 4, 5 ये रेंज कहलाएगा। बात समझा की। और कोडोमेन क्या कहलाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरा का पूरा स्लॉट मौजूद है वाई का। दिस कंप्लीट स्लॉट, दिस कंप्लीट फिगर, दिस कंप्लीट अंडा, जो अंडा बना हुआ है यहाँ पर, दिस कंप्लीट अंडा इज कॉल्ड द कोडोमेन। इट इज क्लियर। अब देखिएगा यहां पर खेल किसका आता है, यहां से शुरुआत होती है किसकी 1, 1 onto और into। onto का मतलब हो गया पर, एक पर एक, onto का मतलब हो गया एक पर एक, पर का मतलब वाले पर नहीं, पर का मतलब बिलोंग्स टू है ना, तो एक पर एक। इसमें हमारे पास एलिमेंट एक्स्ट्रा बच रहे हैं। जब हमारे पास रिलेशन जो हम लोग तैयार करेंगे, जिस प्रकार से फिगर तैयार करते हैं, फिगर तैयार करने में जब हमारे पास किसमें इमेजेस में, भाई ये इमेज तो होती है ना, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये इमेज होती है, लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कहलाती है इमेज और ये कहलाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम लोग इमेज जो हमारी होती है उस इमेज का पूरा स्लॉट, चाहे उसका ऑब्जेक्ट मौजूद हो या ना हो, चाहे उसकी प्री इमेज मौजूद हो या ना हो, वो कहलाएगी हमारे पास क्या, कोडोमेन कहलाएगा। और अगर हमारे पास इसमें एलिमेंट बचते हैं एक्स्ट्रा तो वो कहलाता है 1, 1, 1, 1 into कहलाता है। बात समझ आ गया क्या कहलाता है
11 इंटू कहलाता है। मतलब अगर हमारे पास जो रेंज जो हमारे पास है, ठीक है, डोमेन और रेंज में जो रेंज हमारे पास है, ठीक है, या यूं कह लेते हैं जो इमेज हमारे पास है, उसमें अगर कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा बचते हैं, चाहे वो एक बचे और चाहे 1000 बचे, एक कम से कम होगा। अगर एक एलिमेंट बच जाता है, कम से कम एक बच जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो 11 इंटू है। और अगर एक को नहीं बचता है, मतलब यहां पर केवल इतना ही हमारे पास होता, इसके अलावा कुछ ना होता, तो हम कहते हैं कि अब हमारे पास ये क्या कहलाता, अब कहलाता 11 ऑन टू कहलाता। समझ में आ गया? इसको हम लोग समझते हैं रेंज और कोडोमेन के हिसाब से। कैसे समझते हैं वो देखिए। अगर हमारे पास रेंज जो है, अगर रेंज जो हमारे पास है वो कैसी है, वो इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन। अगर हमारे पास रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, मतलब कोडोमेन के एलिमेंट और रेंज के एलिमेंट दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन कैसा है, 11 ऑन टू है, दोनों बराबर हो गए ना। और अगर हम कहें कि रेंज बराबर नहीं है, बल्कि वो कोडोमेन का एक क्या है, सेट है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज कोडोमेन का सबसेट है, मतलब रेंज में जो एलिमेंट है वो कोडोमेन से कुछ कम है, तो हम कहते हैं कि वो कहलाएगा इनटू कहलाएगा। तो इस केस में रिजल्ट होता है इनटू और इस केस में रिजल्ट होता है ऑन टू। ठीक है, अब आप इसको चाहे समझिए 11 ऑन टू के लिए और चाहे आप इसको समझिए 11 इनटू के लिए, दोनों के लिए सेम केस हो। समझ में आ गया? 11 ऑन टू, जब कोई भी एलिमेंट हमारे पास इमेज वाले पोर्शन में एक्स्ट्रा नहीं बचेगा तो हम कहेंगे 11 ऑन टू है, या फिर मैनी 1 ऑन टू है। अगर ये 11 का केस ना होकर मैनी 1 का केस होता तो भी हम कहते हैं मैनी 1 ऑन टू हो जाएगा। और अगर ये 11 का केस ना होकर मैनी 1 का होता और हमारे पास इसमें एक आध एलिमेंट बच जाते तो हम कहते वो कैसा होता, 11 इनटू होता। बात समझ में आ गई? तो यहां से कंसेप्ट क्लियर होता है कि अगर हमारे पास रेंज में, रेंज वाले अंडे में अगर कुछ एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, जो कि किसी की इमेज नहीं आ रही है, तो वो इनटू होगा। अब चाहे वो 11 हो मैनी 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना क्लियर हो गया? और अगर उस अंडे में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज हैं, तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। चाहे वो 11 ऑन टू बोलो और चाहे मैनी 1 ऑन टू बोलो, दोनों केस में कंडीशन सेम। इधर समझ में आ गया? तो यहां पर आपके पास ये एक पार्ट खत्म होता है। एक पार्ट और है कंपोजिट फंक्शन। हमारे विद्यार्थी ने बताया हमको कंपोजिट फंक्शन कुछ नहीं है। कंपोजिट फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। कंपोजिट फंक्शन नाम ही काफ़ी है अपने आप को जानने के लिए। कंपोज किया जाए, जब किसी फंक्शन को कंपोज किया जाए, जैसे कि हम अगर देखें तो एक हमारे पास है fx इक्वल्स टू x है और दूसरा क्या है, gx इक्वल्स टू मान लिया एक्स स्क्वायर हो गया और हमसे मान लिया जाए f ऑफ gx। ये जो हुआ वो कंपोजिट फंक्शन हुआ। दिस फंक्शन इज कॉल्ड द कंपोजिट फंक्शन। समझ में आया? अब इसको कैसे निकालते हैं? देखिएगा, हमारे पास मान लेते हैं fx है, ये fx इक्वल टू x हो गया और दूसरा gx इक्वल टू कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इसको x स्क्वायर ना मान के कुछ और मान लेते हैं, मान लिया x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। थोड़ा समझने में आसान रहेगा, वरना दोनों इक्वेशन एक ही जैसे दिखेंगे ना हमको तो वो चीज़ मिल नहीं पाएगी। ठीक है, अब कंडीशन क्या आ रही है? कंडीशन ये आ रही है, हमसे कहा गया f ऑफ gx, इसको हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग f ऑफ gx। इन शॉर्ट नॉर्मली इसको कभी कभी फॉग भी बोल दिया जाता है, और अगर ये g ऑफ f के बोल दिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉफ बोल देंगे। फॉग और गॉफ के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर अगर ये निकालना है, कुछ खास बात नहीं है। देखिए पहले f दिया ना, तो देखिए पहले f कहाँ दिया, पर पहले f नहीं दिया है ना,
यहाँ पर जो जी दिया हुआ है कि नहीं है, ये f पहले, तो हम अब जो चीज़ पहले है हम उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर पहले f है, यहाँ पर पहले f है, तो हम इन दोनों कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर करेंगे कुछ देर के लिए, मैं बता रहा हूँ करने का तरीका समझना क्या है कि यहाँ पर क्या करें, देखिए दोनों में एफ है, अगर हम दोनों को देखें तो यहाँ से f और f को कैंसिल कर देना चाहिए। अगर दोनों को हम कंपेयर करें, मैं कंपेयर दिखाता हूँ, हम मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ और जी एक्स हो गया। अब इसमें क्या हो गया, एफ और एफ कैंसिल हो गया। देखिए कैंसिल नॉर्मली हो नहीं सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिखे हैं ना, एफ एक्स का मतलब इट इज नॉट एफ इंटू एक्स, ये एक समझाने का तरीका केवल आपको कि आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से एफ और एफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स इक्वल टू जी एक्स बचा, नहीं बचा। कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन एफ एक्स में, अगर इस एफ एक्स में आप x की जगह पर gx रखेंगे तो f ऑफ gx आएगा नहीं आएगा आपके पास। तो ये fx क्या था, fx x था, तो जब इस x में आप gx पुट कर रहे हैं तो यहां तो gx पुट करेंगे तो ये आपका gx आ गया। तो fx इक्वल टू इतना, ये बराबर इसके आ गया, मतलब यहां का काम खत्म हो गया। तो f ऑफ gx कितना आ गया, ये fx आ गया सॉरी gx आ गया, और gx कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ये आपका आ गया एफ ऑफ जी एक्स आ गया। छोटा सा पॉइंट है। यही आपको अगर जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, अगर आपको यही चीज जी ऑफ एफ एक्स निकालना है तो भी वही रूल आपको पता रहता है, क्या पहले यहाँ जी है पहले यहाँ जी है, तो इस जी और जी वाले को कंपेयर करेंगे, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एफ एक्स हो गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में g ऑफ x में x की जगह क्या रखेंगे, fx पुट करेंगे, तो ये g ऑफ fx आ गया। कितना मिल गया। अब आपने जब x की जगह पर fx रखा है तो इस x की जगह, इसमें x की जगह पर fx रखिए, तो कितना हो गया, fx का स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया यहाँ पर, अब आपको g मिलने का मिल गया। अब यहाँ पर fx स्क्वायर fx कितना है, fx x है, तो वापस x पुट कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, बराबर हो गया। तो ये आपका है कंपोजिट फंक्शन, समझ में आ रहा है। अब आपके पास केस आता है इन्वर्टेबल फंक्शन, चौक खत्म हो गई। इन्वर्टेबल फंक्शन के हिसाब से हम लोग इन्वर्टेबल फंक्शन कहते किसको हैं, ठीक है। इन्वर्टेबल फंक्शन हर फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए एक पॉइंट होना सबसे जरूरी है, वो इकलौता पॉइंट है जो कि कंपलसरी है, मस्ट है, बिना उसके वो होगा नहीं। क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन जो हमारे पास होता है उसका एक पॉइंट है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 होगा तो उसका इन्वर्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन्वर्टिबिलिटी कब पॉसिबल है, जब किसी फंक्शन का 1 1 on 2 होना होगा तब वो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। अगर 1 1 on 2 ना होकर वो मैनी 1 on 2 है, या 1 1 into है, मैनी 1 into है, या मैनी 1 है, 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, तो उसका इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होगा। इन्वर्टिबिलिटी के लिए 1 1 on 2 होना कंपलसरी है। इसीलिए इनवर्स फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जब देखते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, और जब उसका डोमेन और रेंज निकालते हैं तो वो निकालते केवल 1 1 on 2 के बिहाफ पर ही निकालते हैं उसको हम लोग, और इनवर्स फंक्शन में नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहीं तो इनवर्स निकला, साइन का ही तो साइन इनवर्स एक्स मिला हमको, कॉस का कॉस इनवर्स एक्स मिला। तो जब भी हम लोग किसी इनवर्स फंक्शन के लिए हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो पहले हम लोग उसका 1 1 on 2 निकालते हैं। और समझ आ रही नहीं आ रही है, पहले हम लोग कंफर्म करते दिखाते हैं कि देखो ये 1 1 है कि नहीं है, पहले उसको प्रूफ करके दिखाएंगे देखो ये 1 1 आ रहा है। अब जब 1 1 आ जाएगा तो हम लोग दिखाएंगे कि भैया इसमें on 2 आएगा नहीं आएगा, फिर हम लोग दिखाते हैं कि देखो भैया on 2 भी आ रहा है। अब जब on 2 भी आएगा तभी हम कहेंगे 1 1 भी आया, on 2 भी आया, इसलिए ये इनवर्स फंक्शन होगा। और अब हम दिखाते हैं कि इनवर्स फंक्शन होगा क्या, ठीक है। और इनवर्स फंक्शन कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है, हल्का सा एक लाइन में खत्म हो जाएगा। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक इक्वेशन है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इस 1 को उठा के इधर ले आओ, x इक्वल टू y माइनस 1 हुआ, ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया, खत्म हो गया इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में कुछ नहीं है,
आपको इनवर्स फंक्शन मतलब किसी फंक्शन को इनवर्स फंक्शन में चेंज करने के लिए, इनवर्स फंक्शन का फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ x की जगह पर y को लाना होता है, y की जगह पर x को लाना होता है, उलट पुलट करनी होती है। हमने उलट पुलट कर दिया, हमको इनवर्स फंक्शन मिल गया। देख लीजिए, हम यहां पर y क्या था, डिपेंडेंट था, x इंडिपेंडेंट है। यहां पर क्या है, x डिपेंडेंट होगा, y इंडिपेंडेंट होगा, उल्टा हुआ नहीं हुआ। और ये इक्वेशन है वो इसकी इनवर्स इक्वेशन है, इनवर्स फंक्शन है। y इक्वल टू देख लीजिए, अगर आप y इक्वल टू आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, इसको चेंज करिए तो x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2 और x इक्वल टू रूट y माइनस 2 हो गया। तो ये y माइनस 2 ये आपका क्या हुआ, इसका एक इनवर्स फंक्शन हो गया, ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। तो इनवर्स फंक्शन में कुछ नहीं है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 1 1 ऑन टू इनटू मैनी 1 ऑन टू इनटू रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस और ऑल द कंडीशंस ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द relation and the function are completed all. I think nothing is left in this exercise or in this session. So now the further cases, further conditions are the examples and the solution or the exercise, we can say that. So all of you attempt all the examples, all the solutions, try to solve all these examples and the solutions. We will meet in the next episode, in the next video or in the next lecture. It is clear? And जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस कर दीजिएगा, बताइएगा, चाहे जैसे बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पर डाल दीजिए या फिर क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर क्लास? ओके, सो नाउ बाय बाय।